जिस बिल से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता, उसे रोकने वाले कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को बचाया। सरकार या विपक्ष, कौन सही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और बहुत सरल और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये बिल है क्या और इस पर क्या बहस हुई संसद के अंदर, किन किन पॉइंट्स को लेकर के। बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, उसके बाद आप ही तय कीजिएगा कि आखिर सही कौन है, सरकार या विपक्ष। महिला आरक्षण का असली खेल है क्या? महिला आरक्षण 2023 में पास हुआ, फिर भी लागू क्यों नहीं? 2023 में नारी शक्ति वंदन एक्ट सर्वसम्मति के साथ पास हुआ, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी और वो थी कि पहले डेलिमिटेशन होगी तब महिला आरक्षण लागू होगा, क्योंकि सरकार का मानना था कि बिना डेलिमिटेशन के फिर रिजर्वेशन नहीं होगा। डेलिमिटेशन क्या है? बिल्कुल बेसिक से सोचो, भारत में 543 लोकसभा सीटें हैं और हर सीट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बराबर है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक एरिया जहां से एक एमपी चुना जाता है। अब रूल ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रफली बराबर पॉपुलेशन होनी चाहिए ताकि हर वोट का एक इक्वल वजन हो, यानी कि बराबर हो। डेलिमिटेशन का मतलब होता है इलेक्शन एरियाज, कॉन्स्टिट्यूंसीज की सीमाएं और उनकी संख्या इस तरह तय करना कि हर एरिया में लगभग बराबर आबादी हो और फिर रिप्रेजेंटेशन मिले। सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है और केरला की कम है तो यूपी को ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए और केरला को कम। यही डेलिमिटेशन करता है। 1952 में पहली बार डेलिमिटेशन हुई, 1951 की जनगणना के आधार पर, तब ये एक रूटीन काम था। 1973 में 1971 के सेंसस के आधार पर फिर हुई। उस वक्त लोकसभा की 543 सीटें तय हुई। उस समय नॉर्थर्न स्टेट जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी तो उन्हें ज्यादा सीट मिली। साउथर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की ग्रोथ कम थी तो उन्हें कम सीट मिली। तब यह फेयर लगा क्योंकि डायरेक्टली पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट करता था। 1976 में फ्रीज हुआ। असली ट्विस्ट यहीं से आया। अब 1970 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। साउथर्न स्टेट ने परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग को सीरियस लेना आरंभ कर दिया। इन्होंने हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी को सच में फॉलो किया, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में पॉपुलेशन बढ़ती रही। अब अगर सेंसस के बाद डेलिमिटेशन होती रहती तो साउथ की सीट घटती जाती और नॉर्थ की बढ़ती जाती। साउथ को लगा हमने जनसंख्या कंट्रोल की और इसकी सजा हमें मिल रही है। इस समस्या को देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन लाकर डेलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया 1971 के सेंसस के आधार पर। मतलब अब चाहे जितनी पॉपुलेशन बदले, लोकसभा में हर स्टेट की सीट वही रहेंगी जो 1971 में थी। यह फ्रीज था सन 2000 तक के लिए। 2001 में फिर फ्रीज बढ़ाया गया। 2001 में जब फ्रीज खत्म होने वाला था तब उत्तर दक्षिण का पॉपुलेशन गैप और भी ज्यादा बड़ा हो गया। अगर फ्रीज हटाया जाता तो राजनीतिक उथल पुथल मच जाती, इसलिए सरकार ने 84वां संवैधानिक अमेंडमेंट लाकर ये फ्रीज 2026 के बाद होने वाली पहली सेंसस तक के लिए बढ़ा दिया। मतलब 50 साल से ज्यादा समय तक भारत की लोकसभा की सीट वही रही जो 1971 की जनगणना के आधार पर बेस थी। अब 2026 में ये लीगल फ्रीज एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 50 से ज्यादा सालों में पहली बार इंटर स्टेट सीट एलोकेट बदल सकती है। अब मोदी सरकार अप्रैल 2026 में 3 बिल लेकर आई। पहला 131वां संवैधानिक संशोधन बिल, लोकसभा की मैक्सिमम सीट 543 से बढ़ाकर 850 करना है। दूसरा डेलिमिटेशन बिल 2026, ये तय करता है कि डेलिमिटेशन 2011 की सेंसस के आधार पर होगी। तीसरा यूनियन टेरिटरी लॉ अमेंडमेंट बिल, यूटीएस में भी बदलाव, जिसमें साउथ इंडिया की प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी। मान लो एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, 6 बच्चे उत्तर भारत के जो पढ़ाई में कमजोर हैं लेकिन संख्या में ज्यादा है और 4 बच्चे दक्षिण भारत के जो मेहनती हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन अब रूल ये आए कि क्लास मॉनिटर वही बनेगा जिसके ग्रुप में ज्यादा बच्चे हो, तो 4 बच्चे वाले ग्रुप का कभी मॉनिटर नहीं बनेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्म करे। यही साउथ इंडिया की प्रॉब्लम है डेलिमिटेशन में। साउथ स्टेट ने 1970 से ही पॉपुलेशन कंट्रोल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका जैसे राज्यों में फैमिली प्लानिंग को गंभीरता से लिया। लेकिन अब जब पॉपुलेशन के आधार पर सीट तय होंगी तो जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया अब उन्हें नुकसान होगा और जिन्होंने नहीं किया उन्हें फायदा। डीएमके और दक्षिणी दलों का अनुमान है कि 2011 की सेंसस के आधार पर डेलिमिटेशन से दक्षिणी राज्यों का रिप्रेजेंटेशन 24% से घटकर 20% रह सकता है। अब इसको लेकर सरकार का जवाब भी सुन लीजिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने
कहा कि इससे साउथ इंडिया की सीट्स घटेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे। उनके अनुसार तमिलनाडु के सीट बढ़ेंगे, कर्नाटक 28 से 42, आंध्र प्रदेश 25 से 38, तेलंगाना 17 से 26, केरला 20 से 30 हो जाएगा। कुल मिलाकर साउथ के एमपीज 129 से बढ़कर के 195 हो जाएंगे। अब साउथ का काउंटर आर्गुमेंट कहता है कि हाँ, हमारी सीट्स की संख्या बढ़ेगी, लेकिन टोटल 850 में हमारा परसेंटेज तो घटेगा। नॉर्थ की सीट और ज्यादा बढ़ेंगी तो हमारी रिलेटिव पावर कम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महिला आरक्षण से कनेक्शन क्या है इसका, क्योंकि 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये कंडीशन रखी गई थी कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब डेलिमिटेशन हो जाए। लेकिन अगर सेंसस 2027 में होती है और उसके बाद डेलिमिटेशन होती है तो 2029 के इलेक्शन से पहले ये पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब महिला आरक्षण 2029 में भी लागू नहीं होगा। इसलिए अपोजिशन ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को डेलिमिटेशन से जोड़कर उसे इंडेफिनेटली टाल रही है। लेकिन सरकार का वैलिड पॉइंट यह है कि बिना डेलिमिटेशन के आरक्षण सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 543 सीटों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करना और 850 सीटों में 33% आरक्षित करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आज की स्थिति 2 अप्रैल 2026 131वां संवैधानिक संशोधन बिल ने लोकसभा में 298 वोट हासिल किए, लेकिन संवैधानिक संशोधन के लिए जरूरी 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली और ये गिर गया। राहुल गांधी ने इसे विपक्ष की जीत बताया। असली सवाल कौन सही है? दोनों के पास वैलिड पॉइंट्स हैं। पहला, डेलिमिटेशन का लॉजिक सही, पॉपुलेशन बदली है, 1971 की सेंसस पर आखिर कब तक चलोगे? दूसरा, साउथ का दर्द भी सही, जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई उन्हें सजा क्यों? तीसरा, सीट बढ़ाने का आइडिया समझदारी, किसी की सीट घटेंगी नहीं। चौथा, लेकिन प्रोपोर्शनल पावर तो घटेगी, और यही असली पॉलिटिक्स है। 50 साल से अटका हिसाब आखिर कब सुलझेगा? आपको क्या लगता है, साउथ इंडिया के साथ सही हो रहा है या गलत? कमेंट में बताओ और इस कहानी को पढ़कर खुद तय करो कि सरकार सही है या विपक्ष। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।